इस क्लास में हम लोग एक्सक्लूसिवली हम लोग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। यदि तुम लोग देखोगे सिलेबस उसमें इंडस्ट्री का बात है कि लोकेशन क्या होगा, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी वाला इंडस्ट्री का। तो इस क्लास में हम लोग 3 इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, समझे, यानी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। उसके बाद हम दूसरा देखेंगे, देख लो यहाँ पे एक लास्ट में तुम्हारा एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जो कि यूपीएससी का सवाल है, यूपीएससी क्वेश्चन है। एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखेंगे। तो 3 इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए, क्योंकि जितना गाड़ी बिकेगा उतना ही देश प्रगति में चल रहा है। बात समझे ना। तो कॉटन इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये 3 इंडस्ट्री को हम लोग कवर करेंगे। इससे हमारा मॉड्यूल खत्म हो जाएगा। बात समझे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में देखो। तो कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है इसका हमारा बहुत बड़ा इतिहास है जी। हम तो बहुत पहले से फेमस है इसमें। हम तो एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया से भी चल रहे हैं, है ना। तो यही कहा जा रहा है कि ये हमारा सबसे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है भारत का। एंशिएंट और मेडिवल टाइम से कंटिन्यू है ना। कॉटेज इंडस्ट्री कहा जाता है कि वो छोटे छोटे लेवल पे थे उस समय। हमने ये भी देखा कि जिस हिसाब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था यूके में, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा। हमारा ये सब खत्म हो गया कॉटेज इंडस्ट्री, क्योंकि वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट जो असेंबली लाइन प्रोडक्शन था यहाँ पे आके पूरा कैप्चर कर लिया भारत के मार्केट को। तुम लोग जानते ही हो इंडिया फेमस है जी, वर्ल्ड में फेमस था इंडिया एक टाइम में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मुस्लिम। जो मुस्लिम हमेशा बोलता हूँ फाइन वेराइटी ऑफ कॉटन क्लॉथ लिखा है, देखो कैलिकॉस है, चिंथ है, ये जितने भी तुम्हारा कॉटन क्लॉथ है अलग अलग वेराइटी, सबके लिए बहुत फेमस था। भारत बहुत फेमस रहा है इंडिया कॉटन टेक्सटाइल के लिए। तो देख लो, डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री इन इंडिया वाज ड्यू टू द सेवरल फैक्टर्स। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले रीजन देखो कि इंडिया क्या है, ट्रॉपिकल कंट्री है, और ट्रॉपिकल कंट्री बेस्ट होता है कॉटन के लिए, समझे। कॉटन इज द मोस्ट कंफर्टेबल फैब्रिक फॉर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। हॉट, गर्म और ह्यूमिडिटी वाला, वहीं पे बेस्ट ये तुम्हारा होता है। तो ब्लैक सोइल सबसे बेस्ट है। सेकंड क्या है तुम्हारा, लार्ज क्वांटिटी ऑफ कॉटन तुम्हारा ग्रोन होता है भारत में। यस, बिकॉज ऑफ योर डेक्कन प्लेट्यू, बिकॉज ऑफ द ब्लैक सोइल, वहीं से तुम्हारा वोल्केनो जो लावा निकला है वहीं से ब्लैक सोइल बना है। इसलिए हम कहते हैं कि सबसे ओल्ड मास है हमारा वो। बात समझे ना। आपके पास स्किल्ड लेबर चाहिए जो कि है इस कंट्री में। 4th नंबर देखो, इन सम एरियाज द पीपल वर प्रोड्यूसिंग कॉटन टेक्सटाइल्स फॉर जनरेशन। ये तो जनरेशन टू जनरेशन जा रहा है ना, जनरेशन टू जनरेशन जा रहा है तुम्हारा। और एक स्किल तुम्हारा दूसरे स्किल जाता है और इसमें परफेक्शन आते रहता है और इसमें इनोवेशंस आता है। तो हमने विरासत से सीखा ये चीज़। हिस्टोरिकल कनेक्शन यदि मैं बात करूं तो 1854 में पहला हमारा मॉडर्न कॉटन मिल्स इस्टाब्लिश हुआ था बॉम्बे में, नंबर 1। शुरू में कभी ब्रिटिश ने इनकरेज किया ही नहीं कि यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो भारत में। इसका बहुत बड़ा रीज़न है, जानते हो, वही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो हो रहा था यूके में। दे एक्सपोर्ट, देखो रॉ मटेरियल ले आता था तुम्हारा वो मैनचेस्टर में, लंदन में और लिवरपूल में, यानी कि वहाँ का जो मेन जगह है, और फिर फिनिश प्रोडक्ट हमारे इंडिया में डंप कर दिए जाते थे, जानते हो। क्लॉथ चीपर होता था क्योंकि हम कहाँ से मुकाबला कर पाएंगे, वो तो कहाँ मशीन का बना हुआ हमारा इंडिया वो बना हुआ है, तो हम कंपेयर नहीं कर पाते थे। आगे बढ़ो। तो मुंबई एंड कॉटन, तो फिर मुंबई में क्यों, सबसे बड़ा सवाल है मुंबई में क्यों, क्योंकि मुंबई का एक हिस्ट्री है जी, उसका एंटरप्रेन्योरशिप एक कल्चर है मुंबई का। देखो सिटी के पास बहुत सारे एडवांटेज है फॉर योर कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर। कैसे देखो, एक तो आपका जो एरियाज़ है गुजरात और महाराष्ट्र से एरियाज़ में क्लोज है, और वहाँ पे आपका मुंबई पोर्ट भी है, इंटरनेशनल मार्केट के लिए बेस्ट होता है पोर्ट। बीइंग अ पोर्ट सिटी एक दूसरा एडवांटेज है कि आप रॉ मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं टू बी ब्रॉट टू मुंबई पोर्ट, और उसके बाद आप इंग्लैंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ठीक है आपका पोर्ट आ रहा है, मगर कहीं ना कहीं तो आपको इजाज़त दे रहा है कि यहाँ पे यदि इंडस्ट्री भी बनोगे तो वो भी वर्ल्ड लेवल पे बन जाएगा। रॉ मटेरियल भले ही तुम लेके भेज रहे हो। मोरेवर मुंबई इवन उस समय भी मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल था। कैपिटल नीड टू स्टार्ट इंडस्ट्री अवेलेबल आराम से मिल जाएगा। कोई जो तुमको इन्वेस्टमेंट चाहिए, कान खोल के सुनते जाना मेरा बात, जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो मुंबई मिलेगा, क्योंकि मुंबई पूरी तरीके से प्रेसिडेंसी है उस समय का, है ना। देखो लार्ज टाउन है, लार्ज टाउन मतलब क्या, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, इसलिए अट्रैक्ट करेगा लार्ज नंबर ऑफ पीपल को, लार्ज नंबर ऑफ लेबर को अट्रैक्ट करेगा ये, और चीप और एबंडेंट लेवल वहाँ पे आराम से मिल जाएगा। तो देखो ये प्राचीन तुम्हारा जो भी पैरामीटर्स रहे हैं, मशीनरी जो चाहिए कॉटन टेक्सटाइल मिल के लिए वो आराम से आप इंग्लैंड से ले आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पोर्ट है, तो आप आराम से फेवरेबल बना सकते हैं। इसलिए 2 more मिल्स बहुत जल्दी, एक तो चलो ठीक है बॉम्बे में आया है, और साथ साथ उसके अगल बगल एरिया में ही आ गया,
एक शाहपुर मिल आ गया, एक तुम्हारा कैलिको मिल आ गया वहाँ पे अहमदाबाद में। अहमदाबाद मतलब उस समय का मुंबई प्रेसिडेंसी, अभी ना गुजरात में आ गया, वो सौराष्ट्र रीजन में आ गया। तो देखो, तो कॉटन पोस्ट ठीक है, ये ब्रिटिश काल का टाइम का है, ब्रिटिश काल में भी हम इग्नोर नहीं किए, जबकि नहीं चाहा, बिल्कुल नहीं चाहा ब्रिटिश के हमारे इंडिया में हो, मगर उसके बावजूद भी जो फेवरेबल कंडीशन थे उसके बावजूद भी हुए हैं 3 हमारे ऐसे मिल्स सब महाराष्ट्र रीजन में, यानी कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। देखते हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंस क्या स्थिति रहा है यहाँ का। देखो कि 1947 में नंबर ऑफ मिल्स इंडिया देखो तुरंत उठ के चला गया, तुम्हारा लगभग 400 प्लस हो गया। 89 चेंज आफ्टर पार्टीशन, जानता है क्यों? क्योंकि उसके बाद रिसेशन में चला गया, ये डिमांड नहीं होगा, मार्केट गिर गया, पार्टीशन हो गया, लोग खरीद नहीं रहा, स्वदेशी का एक अलग ही चल रहा था। नंबर 1 ये इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द गुड क्वालिटी कॉटन ग्रोइंग एरियाज वेस्ट पाकिस्तान में चला गया, मेन पाकिस्तान में चला गया। देखो सिंध वाला एरिया में चला जाएगा वो वाला, समझो। इंडिया के पास मात्र 409 मिल्स रह गया और 29% कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया भारत में रह गया, यानी कि 30% भारत में, 70% चला गया उधर। बात समझे ना। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि मगर हाँ, थैंक्स टू गवर्नमेंट, थैंक्स टू द प्राइवेट प्लेयर, कि फिर हमने कोशिश किया है उसको रिकवर करने का और अचानक फिर फ्लरिश करना शुरू कर दिया। तो ये जाता है सरकार के एम्बिशियस प्रोग्राम को जाता है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत में हम 2 भाग में इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल में कर सकते हैं। यदि मैं टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के बारे में बात करूँ, उसके स्टेटमेंट के बारे में, तो कहते हैं कि जो पावर लूम सप्लाई मोर देन 70% ऑफ इंडियन टेक्सटाइल एंड दिस वाज द हील्स ऑफ द सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैंडलूम इंडस्ट्री। जो हैंडलूम इंडस्ट्री जो पहले वाला हाथ से बुनने वाला जो था अनऑर्गेनाइज, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है ये तुम्हारा पावर लूम सप्लाई। पावर लूम क्या कि आपके पावर के द्वारा आपका फाइबर जो कॉटन से आप वो बना रहे हो, धागा बना रहे हो, दैट इज अ पावर लूम्स। देखो यहाँ पे फिगर दिया गया, पावर लूम्स, ऐसे करके धागा बनेगा, उसको बोलते हैं पावर लूम्स। ठीक है, तो पावर लूम्स ने क्या किया, जो पहले का जो हमारा इंडिजीनियस कल्चर था हैंडलूम वाला, उस इंडस्ट्री को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी कि क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है। यदि मैं इकोनॉमिक्स का बात करूँ तो ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है कि नए नए टेक्नोलॉजी की वजह से जो पुराना वाला चीज़ हम रिप्लेस कर लेंगे। याद आया कुछ? आगे बढ़ जाओ। तो लोकेशनल फैक्टर्स, क्या क्या लोकेशन चाहिए इसके लिए? देखो कॉटन प्योर रॉ मटेरियल जितना है उतना ही रहेगा, यानी कहीं पे भी आप खोल सकते हैं। इसका मतलब प्योर सब का मतलब ये कि इनपुट और आउटपुट, यानी कि रॉ मटेरियल और जो आपका प्रोसेसिंग में कोई आपका दिक्कत नहीं होने वाला है, कोई बेकार नहीं जाएगा आपका, अनलाइक योर शुगर कैन, अनलाइक योर आयरन ओर। बात समझे? ये प्योर रॉ मटेरियल, इसका मतलब कोई वेट लूज नहीं करने वाला है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। समझ में आ गया ना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर देखो कि जो पावर चाहिए लूम्स के लिए, लेबर के लिए, कैपिटल मार्केट के लिए, वही ये एक्चुअल में डिटरमाइन करेगा कि कितना पावर अवेलेबिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी कितना है वहाँ पे, हाँ वहाँ पे लेबर कितने हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंटरप्रेन्योरशिप कितना हो रहा है वहाँ पे, मार्केट किस लेवल पे है। ये सब मानदंड है एक मार्केट के लिए, समझे ना। ये सोर्स नहीं है क्योंकि वो तो कहीं पे भी जाकर उसको ले आ सकते हो। तो बाकी पैरामीटर डिसाइड कर रहा है, रॉ मटेरियल डिसाइड नहीं कर रहा है यहाँ पे, बाकी पैरामीटर डिसाइड कर रहा है। एग्जांपल देखो, प्रेजेंट में जो ट्रेंड है कि क्लोज में चलने का, एज इट इज मार्केट दैट डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ। अब देखो यहाँ पे बात समझना होगा तुमको कि अभी के कौन सा ट्रेंड चल रहा है कि कहाँ पे रहेगा कॉटन इंडस्ट्री। तो उसका ट्रेंड देखो कि डोकेट द इंडस्ट्री एट क्लोजर टू मार्केट, इंडस्ट्री मार्केट क्लोजर होगा। क्यों? इसके पीछे एक रीज़न है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि मार्केट के बगल में रहेगा तो मार्केट से समझ पाएगा कि किस तरह कपड़ा लोग पहनना चाहता है। अब मान लो कि रहेगा दूर और वहाँ कपड़ा बना दिया और वहाँ डंप करेगा, हो सकता है वो कपड़ा एक्सेप्टेंस ना हो। तो इसलिए कोशिश रहता है कि हम मार्केट के बीच में ही करें या फिर आउटस्कर्ट्स में करें, उसके पेरिफेरल्स में रहें, ताकि हम लोगों का डिमांड को कैटर कर सके कि लोगों को कपड़ा किस टाइप का पहनना है। बात समझे ना। इसलिए कहा गया कि प्रेजेंट ट्रेंड ये है कि इंडस्ट्री तुम्हारा बहुत क्लोज होगा मार्केट का, ठीक है, क्योंकि क्योंकि एज इट इज़ द मार्केट दैट डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ इज टू बी प्रोड्यूस्ड। समझे बात को। ऑल्सो द मार्केट फॉर फिनिश प्रोडक्ट इज एक्सट्रीमली वेरिएबल। तो फिनिश प्रोडक्ट बहुत वेरिएबल, अलग अलग टाइप का हो सकता है कपड़ा उसका। देयरफॉर इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू लोकेट द मिल्स क्लोजर टू द मार्केट, जो डिमांड पूरी तरीके से कैटर करेगा। वो कपड़ा बना लिया गाँव वाला, अब बेच रहा है शहर में, कहाँ बिकेगा? नहीं बिकेगा वो। देखो, आफ्टर द फर्स्ट मिल वेर सेट अप इन मुंबई एंड अहमदाबाद इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी कि 1850 के बाद जो देखे हो तुम लोग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अच्छा एक्सपांड करना शुरू कर दिया हमारा, बहुत सारे अचानक बढ़ने लगे हमारे। स्वदेशी मूवमेंट एक बहुत बड़ा इम्पेटस पे किया था उस समय, बहुत अच्छा जान भूख दिया था इसमें। क्यों? क्योंकि बॉयकॉट करना शुरू कर दिया ब्रिटिश मेड गुड्स, ऐसे हमारे इंडियन गुड्स को बहुत प्रभावित हुआ। हमारा अपना ही कपड़ा चल रहा है, स्वदेशी कपड़ा चल रहा है, इंडस्ट्री कर रहा है वो।
1921 में देखो रेलवे नेटवर्क होना, तो इससे और तुम्हारा कॉटन टेक्सटाइल सेंटर और एक्सपांड होगा, क्योंकि कनेक्टिविटी हो गया, कनेक्टिविटी होगा तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम लग जाएगा। बात समझते जाओ। साउदर्न इंडिया में भी बहुत सारे मिल्स आए हैं, कोयम्बतूर में आए, मदुराई में आए, बेंगलुरु में आए। मदुराई तुम जानता ही होगा, चोला याद आया कुछ? चोला चोला चोला, बिल्कुल याद कर लो ना, लिंक कर लो गधा लो। सेंट्रल इंडिया में देखो नागपुर है, इंदौर है, सोलापुर है, बड़ोदरा है, ये सब बेस्ट फेवरेबल कंडीशन बन गया था। देखो उस समय बोल रहा हूँ मैं, तो बाद में तो एक्सपांड करवे नहीं करेगा जी, 400 प्लस बनेगा ही बनेगा वो, समझते जाओ बात को। अब देखो कॉटन टेक्सटाइल जो तुम्हारा कानपुर में हुआ था वो लोकल इन्वेस्टमेंट के तौर पे हुआ था, क्योंकि कानपुर एक शहर है और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंटरप्रेन्योरशिप है, तो इन्वेस्टमेंट भी चाहिए उसको, प्राइवेट प्लेयर आए देखे उसको, तो कानपुर में इसलिए सेटलमेंट हुआ था। देखो मिल्स हमारे कलकत्ता में भी हुआ था बिकॉज ऑफ द पोर्ट फैसिलिटी, क्योंकि जो बनेगा कपड़ा जाएगा बाहर इंटरनेशनल मार्केट में बिकने के लिए, समझ रहे हो बात को ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यदि कहीं पे हो गया तो वो भी एक हमारा क्या है, बेस्ट है, जहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि 24 घंटा बिजली रहे, बिकॉज ऑफ द डैम प्रोजेक्ट बहुत फायदा है। मिल बना लो वहाँ पे, क्योंकि रॉ मटेरियल कोई मतलब ही नहीं, रॉ मटेरियल कहीं पे भी आएगा। हमको फेवरेबल कंडीशन चाहिए, मार्केट चाहिए, हमको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमको लेबर चाहिए, हमको इंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, समझ रहे हो ना बात को। तो जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होगा वहाँ तो बनेगा ही बनेगा, है ना, चाहे कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज दूर रहे, उसे कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल देखो, जिस तरह तमिलनाडु में जिस हिसाब से प्रोजेक्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट सब बढ़ रहे हैं, तो तमिलनाडु मदुराई सब बेस्ट एग्जाम्पल है उस चीज़ का, समझ गए ना बात को। देखो लोअर लेबर कॉस्ट जो तुम्हारा सेंटर जैसे उज्जैन है, भरूच है, आगरा है, कोयम्बतूर है, त्रिवेणी है, जो भी है तुम्हारा, इससे भी क्या हो रहा है, तुम्हारा इंडस्ट्री टू लोकेट अवेयर फ्रॉम द, आराम से वहाँ पे हो जा रहा है। जबकि कॉटन जबकि तुम्हारा अहमदाबाद महाराष्ट्र में उग रहा है, मजा आ रहा है कोयम्बतूर में होने के लिए, बिकॉज ऑफ द सेवरल पैरामीटर्स। और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारा पूरा इंडिया में हर जगह पे है, 1 और मोर लोकेशनल फैक्टर मिल गया, पैरामीटर मिल गया, कर दो। तो रॉ मटेरियल का क्या है तुम्हारा, द इंपॉर्टेंस ऑफ रॉ मटेरियल हैज़ गिवन वे टू मार्केट, यानी कि उतना इंपॉर्टेंट है, मार्केट बेस्ड है, मार्केट इंपॉर्टेंट है रॉ मटेरियल से, जगह से। चिपर लेबर फोर्स वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पावर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू रॉ मटेरियल, क्योंकि वो क्या है तुम्हारा प्योर, तुम्हारा क्या है क्रॉप है, या प्योर तुम्हारा रॉ मटेरियल है। बात समझ रहे हो ना, ये सब पूछेगा जी, पूछेगा घुमा के। तो समझते हैं कि कॉटन इंडस्ट्रियल सेंटर हमारे भारत में कहाँ कहाँ हैं, तो देख लो मेजर जो हमारे हैं कंट्री में, अहमदाबाद है, भिवांडी है तुम्हारा, है ना, सोलापुर है, सोलापुर मतलब मुंबई हो गया, कोल्हापुर वही मुंबई हो गया, नागपुर वहीं, इंदौर, उज्जैन वही सब जगह है। बात समझे ना, इंदौर मतलब उज्जैन मतलब MP, ये जितने भी सेंटर ये ट्रेडिशनल सेंटर पहले से चल रहे हैं, और ये सब तुम्हारा क्या है, थैंक्स की कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन भी है वो, ठीक है, ऐसा हो सकता है, और भी पैरामीटर मैच कर गए हुए वहाँ पे, सिंपल सी बात है। और देखो महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु ये लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, ये महाराष्ट्र, गुजरात, तमिल होगा ही होगा तुम्हारा, तमिलनाडु क्यों ना हो, क्योंकि वहाँ नीचे वाला सोयल है, वहाँ पे तुम्हारा वो भी है, तुम्हारा क्लाइमेट जो चाहिए तुमको, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, यू विल गेट देयर, ठीक है। वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब भी इंपॉर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर है तुम्हारा, यहाँ देखो एरियाज में ये प्रोड्यूसर है ये, बात समझे, क्यों ना हो, क्योंकि वो तुम्हारा है सभी चीज़, बाकी तुम्हारा पैरामीटर्स वहाँ पे मैच करते हैं बिसाइड ऑफ योर रॉ मटेरियल्स। तमिलनाडु बेस्ट एग्जांपल देखो, तमिलनाडु के पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ मिल्स है, और तुम्हारा मोस्ट ऑफ देम प्रोड्यूस यान रेदर देन क्लोथ, क्लोथ नहीं करता है, यान करता है बीज का। देखो कॉटन से यान बनाया था, धागा 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 से कॉटन वो बनता है ना, कपड़ा बनता है, तो ये बीच का इंटरमीडिएट स्टेज होता है यान, समझे। देखो यहाँ पे फिगर दिया गया ना, पहले कॉटन हो गया, सेकंड तुम्हारा यान है, जहाँ पे तुम बना रहे हो, धागा बना रहे हो। तो कोयम्बतूर देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर है जहाँ पे हाफ ऑफ द मिल्स लोकेटेड है, यानी कोयम्बतूर देखो, कोयम्बतूर कहाँ का है, तमिलनाडु का है, चेन्नई, मदुराई, ये सभी जो जगह है, सालेम, ये सब जगह नीचे का है, इंपॉर्टेंट सेंटर है तुम्हारा। बात समझे ना। कर्नाटक का भी देख लो, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहाँ पे भी अच्छा खासा डेवलप्ड है, जैसे एग्जांपल देख लो वहाँ पे बल्लारी, मैसूर, बेंगलुरु, वो भी इंपॉर्टेंट सेंटर है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का भी देख लो, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री तुम्हारा यहाँ पे भी है, कॉटन प्रोड्यूसिंग तेलंगाना रीजन है, वहाँ पे भी है। और वहाँ पे देखो जो मोस्ट ऑफ द मिल्स क्या है तुम्हारा, यान को प्रोड्यूस करता है, यान प्रोड्यूस करने के बाद फिर उसको भेजता है दूसरी जगह पे, तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो इंपॉर्टेंट जो सेंटर है हैदराबाद है तुम्हारा, सिकंदराबाद है तुम्हारा, औरंगल है, सही समझे ना। और जो आंध्र प्रदेश का ये मत भूलना, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट बहुत बहुत फेमस है जी। उत्तर प्रदेश देखो, कानपुर के बारे में मैंने बोल दिया, कानपुर लार्जेस्ट है। कानपुर का यदि बात होगा तो याद करो, ट्रेनरी लेदर के लिए भी जाना जाता है कानपुर, है ना। तो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट सेंटर और भी क्या है, मोदी नगर है, आगरा है, लखनऊ है। वेस्ट बंगाल का बात करूँ तो हुगली रीजन पे बहुत सारा तुम्हारा मिल सब प्रेजेंट है, क्योंकि लोकेशनल फैक्टर है और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं वहाँ पे। तो बात समझे ना, डेट इज ऑल अबाउट योर कॉटन इंडस्ट्री।
ये कॉटन इंडस्ट्री का बात था। अब हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करेंगे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी इंडस्ट्री से। क्यों बोलो? क्योंकि वो तुम्हारा पैरामीटर दिखाता है ग्रोथ का। जितना तुम्हारे इंडिया में, जितना तुम्हारे कंट्री में ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फ्लरिश करेगा, यानी कि बिकेगा, उतना ही इसका मतलब तुम्हारा जीडीपी बढ़ रहा है रियल टर्म्स में। देखो तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी गाड़ी बिक रहा है, इसका मतलब दूसरा भी तुम्हारा जो पैरामीटर, दूसरा जो तुम्हारा सेक्टर है वो भी प्रभावित कर रहा है उसको। क्यों ना करे? लॉजिस्टिक कॉस्ट घट जाएगा तुम्हारा। क्यों ना करे? तुम्हारा पेट्रोल और डीजल का दाम तुमको पता चल जाएगा। समझे ना? देखो इंडिया में हम लाए थे, एक बहुत बड़ा हमारा मिशन था, ऑटोमेटिव मिशन प्लान होगा 2026 का। इसमें हम कोशिश किए थे कि हम इंडिया को टॉप मैन्युफैक्चरर बनाने वाले हैं, है ना, टॉप 3 ऑफ द वर्ल्ड बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट। ठीक है, और कम से कम हमारा जीडीपी का 12% ये कंट्रीब्यूट करे। ये अभी तक हुआ नहीं, हमारा एम्बिशियस प्रोग्राम है कि 2026 तक हम कर ले। बात समझे ना? कर ले। देखो ये इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जितना ये बढ़ेगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उतना ही तुम्हारा इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना बात को? तो ये बोला कि ओवरऑल ग्रोइंग इकोनॉमी पे इसका इंपैक्ट होगा। एग्रीकल्चर इकोनॉमी, क्यों ना ट्रैक्टर बन गया तो हो गया, ट्रैक्टर का ज़्यादा डिमांड है एग्रीकल्चर में, इसका मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है आपका। बात समझे ना? गुड रोड का एग्जांपल है कि ज़्यादा हो रहा है, इसमें रोड अच्छा बना शुरू हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ पे प्रभावित कर रहा है, इनकम बढ़ने लगा तब ना आदमी गाड़ी खरीदने लगा है, एम्प्लॉयमेंट होने लगा तब ना आदमी गाड़ी खरीदने लगा है। यानी कि देख रहे हो ना, जो जितने भी तुम्हारे जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स है उसको डिसाइड कर लेता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो बात को। देखो इसमें बहुत बेस्ट एग्जांपल दिया गया कि 2 व्हीलर गाड़ी बिका, इसका मतलब क्या है कि रूरल और सेमी सिटीज़ हमारे डेवलप्ड हो रहे हैं। हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा खरीदा जाता है तुम्हारा 2 व्हीलर। समझे? देखो लोकेशनल फैक्टर क्या होना चाहिए? मार्केट नियरनेस, सही बात है, आउटस्कर्ट में होना चाहिए। गाड़ी बना ली है, गाँव में थोड़ी जाएगा, तो मार्केट में होना चाहिए। देखो जनरली आउटस्कर्ट अर्बन एरिया के अगल बगल ही रहेंगे वो। आउटस्कर्ट मतलब क्या? अगल बगल बाउंड्री में रहेंगे कम से कम, ताकि ट्रांसपोर्ट नहीं लगे उसको, है ना। अब वो पता चले कि गाड़ी बेचने के लिए वो गांव जा रहा है, ऐसे थोड़ी होगा। समझ गए बात को ना? इसलिए ताकि तो ट्रांसपोर्ट और तुम्हारा ऑन साइट असेंबली करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम तो आयरन और स्टील पे भी डिपेंडेंट करते हैं ना। आयरन और स्टील इंडस्ट्री रहेगा, उसके नियर बाई भी रहेगा ये सब, बिल्कुल वहाँ सबको चाहिए। तो वही ऑनलाइन साइट असेंबली है तुम्हारा। स्किल लेबर और एम्प्लॉयज़ चाहिए हमको, है ना, क्योंकि ये तो ऑटोमोबाइल में हाईली इंजीनियर लोग चाहिए हमको, टेक्नीशियन चाहिए हमको। नॉर्थ इंडिया में देखो इसमें क्या बोला कि ऑल्सो द डिसिप्लिन ऑफ द लेबर चाहिए, वही अच्छा वाला। नॉर्थ इंडिया में देखो प्रोटेस्ट, पॉलिटिकल डिले, ट्रेड यूनियन, ये क्या करता है तुम्हारा? डिस्करेज करता है, इसलिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं हो पाता है। गवर्नमेंट इंसेंटिव देखो, सॉफ्ट वो लोन देना, टैक्स इंटेंसिव देना, है ना, तुम्हारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना, इलेक्ट्रिसिटी के लिए सब्सिडाइज करना, लेबर लॉज में रिलाइज करना, ये सब अच्छा चीज़ है ना। ITI को प्रमोट करना, डिप्लोमा कॉलेज को नियर बाई करना, ये सब तुम्हारा क्या है? एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। कि बच्चा लोग को कम ज्ञान हो ना, तो बच्चा लोग ज्ञान होगा, डायरेक्ट तुम्हारा ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाकर वो लोग एम्प्लॉयड हो जाएगा। समझे बात को? लोकल इकोनॉमी क्या, जैसे मध्य प्रदेश हुआ, हरियाणा हुआ, बहुत सारे मेजर ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन फोकस करता है एग्रीकल्चर जो इक्विपमेंट चाहिए। एग्जाम्पल देखो, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर, थ्रेशर्स, सॉर्टर्स, इलेक्ट्रिक तुम्हारा चफ कटर्स, ये सभी चीज़ अर्बन एरियाज में चाहिए होता है। देखो तो ये डिपेंड करता है आदमी का इनकम ऑफ कितना इनकम है, डेमोग्राफिक ऑफ एरिया नियर बाय, ये भी डिपेंड करता है कि हाँ यूथ है तो ज़्यादा बिकेगा, मिडिल एज वाला है तो ज़्यादा बिकेगा, तो वहीं पे हो तुम्हारा इंडस्ट्री। समझ रहे हो ना? अब बच्चा वाला है, बूढ़ा वाला है, तो कहाँ से खरीदेगा वो तो तुम्हारा एक डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला ही आदमी लोग खरीदता है इस चीज़ को। समझे ना? अर्बन और रूरल डिवाइड का भी बात होगा, हम अर्बन में ज़्यादा प्रीफर करेंगे। समझे बात को? जैसे तुम्हारा ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, जैसे रबर है, एल्यूमिनियम है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इसके नियर बाई ही रहेंगे। ज़्यादा दूर रहेंगे तो लॉजिस्टिक कॉस्ट लग जाएगा जी। समझ में आ रहा है ना बात? देखो तो ग्रोथ ट्रेंड देखो, तो ग्रोथ ट्रेंड ऑटोमोबाइल से 90 के बाद देखो बहुत पॉजिटिव रहा, इंक्रीजिंग, लगातार हम बढ़ते चले जा रहे हैं। 1990 से पहले हमने कहा ही है कि 90 के दशक से पहले एक गाड़ी खरीदना, मोटरसाइकिल खरीदना बहुत लंबा प्रोसेस होता था। आज देगा तो 30 दिन बाद तुमको मिलेगा, ये प्रोसेस होता था। देखो यहाँ पे दिया गया है कि मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस थे उस समय, एक्ट थे, तो यानी कि प्राइवेट कंपनी पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शन है और गवर्नमेंट का पूरा मोनोपोली था सर्टेन सेक्टर्स में। ठीक है, तो क्या कि सोशलिज्म वाला बात करता था। आफ्टर 1990 बात खत्म हो गया, लाइसेंसिंग राज स्टॉप हो गया, FDI आ गया, MNC आ गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर खुल गया पूरी तरीके से। भाई तुमको अभी का अभी मिल जाएगा, पैसा लेके आओ ना, तो अभी दे देंगे तुमको, आओ जाओ बेच देंगे तुमको, खुल गया पूरा। अभी तो बेचारा लोन पे दे देता है तुमको, है कि नहीं है? तो देखो तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखो पॉजिटिव फैक्टर्स फॉर द ग्रोथ, क्यों नहीं हो।
अब क्या चीज़ हो तो इससे हमारा और ग्रोथ हो जाएगा। नंबर 1, ऑयल प्राइस कम हो तो बहुत ज़्यादा बिकेगा। हाँ भाई सस्ता है, हम भी चला लेंगे, 40 रुपया यदि लीटर मिलता है हमको भी गाड़ी चाहिए, ले आओ ले आओ। अब महंगा हो जाए तो कायम बोले यार छोड़ो हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से ही आएंगे। बात समझे ना। अर्बनाइजेशन जितना बढ़ेगा उतना ही आपका बिकेगा। और भाई आप साइकिल अच्छा नहीं लगता है, शहर है, पटना है, हमको चलना है, पटना में और भी कुछ करना है, हमको पटाना भी है, चलेगी चलेगा आपका बढ़िया से बाइक। राइजिंग इनकम बढ़ने लगा बाबू, पहले 2 रुपया मिलता था, अभी 2000 मिल रहा है हमको, खरीदने लेंगे हम। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन गया है, अब तुमको ब्रेकर नहीं लगता है, अब बढ़िया से उड़ रहा है हवा में, सेल्फी खींच रहा है तुम लोग, तो बेटर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सब क्या है तुम्हारा बेस्ट पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स क्या करता है, तुमको प्रभावित करता है। फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी, जैसे देखो एग्जांपल नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन आया, इस पे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बात करते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में हाइब्रिड व्हीकल्स लेके आते हैं, तो वो अच्छी बात है। नेगेटिव फैक्टर क्या है, यदि बेटर और चीप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा तो काहे आदमी लेगा फिर गाड़ी। आराम से 2 रुपया में जाओ आराम से घूमने के लिए नौलखा मंदिर, तो काहे तुम 20 रुपया खर्च करके जाएगा रे, तो काहे तुम गाड़ी खरीदेगा। पूजा देखता है कितना बड़ा लिखा है। एक तो उसके बाद तुम बोल देगा कि हाँ तुम्हारा गाड़ी कदम कदम पर चेक होगा कि तुम्हारा जो है वेहिकुलर इमिशन तो ज़्यादा नहीं हो रहा है और भारत स्टेज 6 नॉर्म से चल तो नहीं रहा है, तो बोला काहे खरीदेंगे यार, काहे दिमाग लगाएंगे अपना। तो वही बोला कि जो इंक्रीज इन्वायरमेंटल कंसर्न से क्या होता है, स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन हो जाता है, आपको पेपर ऊपर दिखाना पड़ता है। टैक्सी सर्विस, कार पुलिंग, स्मार्टफोन ऐप्स, ये है तो होता है सब रेंटेड कार्स, उससे आराम से आ जाता है। और कहाँ ग्रोथ हो पाएगा उस हिसाब से। ओला बोला है गाड़ी छोड़ो ना, ओला बुक कर लेंगे, आसान तो है, उबर बुक कर लेंगे, आराम से मिल जाएगा। वो उसमें भी फील होगा कि हम हमारा ही गाड़ी है, फील होता है। तुम ड्राइवर को बोल दो है साइड चलिए, साइड से, बस ठीक है ठहर दे रहा है, तुमको लगेगा कि हम हमारा ही गाड़ी है क्या है। ठीक है, देखो हमको याद है अभी भी दिल्ली में गए थे हम एग्ज़ाम देने के लिए, ओला बुक करके गए थे, ठीक है ना। उनको बोला सर बैठिए ना, आगे, ठीक है ना। बोला सीट बेल्ट लगा लीजिए, और सीट बेल्ट कभी लगाए नहीं थे, तो हमको तो अब लग रहा है सर, हम बोला सर देखिए ऐसे होता है, बढ़िया से प्यार से लगा दिया, अब पूरा बात करते हुए चल रहे हैं, अब बढ़िया से सेंटर पे जाके छोड़ दिया। बोला सर उसका कितना 430 बना बैठा था, हम 20 रुपया एक्स्ट्रा दे दिए बोले। वेल सर्विस ना, और तुरंत ऊपर से मैसेज आ जाएगा कि इस कैसा रहा टैक्सी ड्राइवर का एक्सपीरियंस आपके साथ, तुरंत एक्सीलेंट। क्यों झूठ बोलेंगे, एक्सीलेंट था वो, इतना बढ़िया दिया है वो, समझे ना। तो इसका मतलब क्या, तो हम क्यों चाहेंगे कि हमारा अपना गाड़ी हो, अपना गाड़ी में खुद कोसेगे भी, थोड़ा सा एक्सीडेंट भी हो, चलाने आता नहीं, जो टोका चला रहे हैं। ये देखो कितना बढ़िया से लेके चल गए, समझे। देखो लास्ट हुआ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये एक्चुअली यूपीएससी में सवाल पूछा गया है, इसलिए उसी हिसाब से तुमको डिजाइन करके दिया गया है। देखो फार्मास्यूटिकल मतलब होता है यही ड्रग्स, दवाई होगा। तो इंडिया, ये बिल्कुल इंडिया तो फार्मास्यूटिकल के लिए जाना आता है वर्ल्ड में। जेनेरिक मेडिसिन के लिए देखो इंडिया बेस्ट है, बड़े बड़े बल्क ड्रग्स के लिए भी इंडिया बेस्ट है। हाँ भले ही API हम 55% मंगवाए चाइना से, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। हम फाइनल प्रोडक्ट में, फाइनल ड्रग प्रोड्यूसर में नंबर 1 है। देखो एक तो फूड लूज इंडस्ट्री है। क्या होता है फूड लूज मतलब, कहीं रॉ मटेरियल कहीं बन रहा है, इट इज फूड लूज इंडस्ट्री। नीचे देखो दिया गया है कि फूड लूज इंडस्ट्री का मतलब क्या है, जनरल टर्म में कि इंडस्ट्री कैन बी प्लेस्ड एंड लोकेटेड एनी लोकेशन। इसका फर्क नहीं पड़ता है आपके रिसोर्सेज से, लैंड से, लेबर से, कैपिटल से, इंटरप्राइज से नहीं पड़ता। ये दूसरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी कि रॉ मटेरियल कहीं भी बन रहा है, आप कहीं भी बना लो। जैसे एग्जाम्पल देखो सिप्ला का है कि नहीं है सिक्किम में, और सिप्ला तुम्हारा ब्रांच है तुम्हारा महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र है मेन, और सिक्किम में, तो सिक्किम कौन सा लोकेशनल फैक्टर हो गया भाई, वो तो पूरी तरीके से हिली टेरेन है, तो वहाँ पे कैसे बन गया वो। तो बाकी दूसरे अलग मानदंड होते हैं, नहीं स्किल लेबर सब ये सब करता है। ईज ऑफ डूइंग वाला जो तुम्हारा पॉलिसी कोई स्टेट गवर्नमेंट फॉलो करता है तो ज़्यादा बेटर है। बोला है कि हम ठीक है इन्वायरमेंटल कंसर्न देंगे आपको, हम तो लेबर लॉस पे हम आपको ढील भी दे देंगे, हम अलग से लेबर प्रोवाइड कर देंगे, आ जाइए हमारे स्टेट। बोला ठीक है आ जाते हैं। तो आपके स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी। तीसरा देखो एक सबसे बड़ी बात है, इसमें सवाल ऐसा पूछा गया था सिविल सर्विस का कि क्यों हमारे जो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है क्यों गुजरात और महाराष्ट्र रीजन में ही क्यों है। तो सबसे बड़ी बात है इंटरप्रेन्योरशिप कल्चर, इसमें चाहिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट। और गुजरात तो हम जानते हैं कि इंटरप्रेन्योरशिप कल्चर है, तभी तो रिलायंस जियो का मालिक वहीं का है, समझे। तो वही बोला कि हिस्टोरिकली इंटरप्रेन्योरशिप ट्रेड गुजराती का रहा है।
एक तो गुड कनेक्टिविटी है ना, जो सामान हमारा बनेगा, डक्स बनेगा, आराम से इंटरनेशनल मार्केट में चला जाएगा वहाँ से, है ना। जैसे पोर्ट से कांडला का पोर्ट देखो भाई, भावनगर का पोर्ट देखो, आराम से यूरोप और अफ्रीका में चला जाएगा वो। अब कैपिटल तुमको सस्ता से मिल जाएगा वहाँ पे। ईस्टर्न पार्ट हैज़ बीन ट्रेडिशनल इंडिया ट्रेड हब रहा है, वो वाला पार्ट है ना। पेट्रोकेमिकल हब्स है वहाँ पे, बगल में ही है तुम्हारा। फाइनेंशियल कैपिटल है, बताओ मुंबई, है ना। स्किल्ड मैन पावर मिल जाएगा। तो यानी कि ये सभी फैक्टर्स है जो प्रभावित करता है कि यस सबसे बेस्ट जगह कौन सा है, गुजरात और महाराष्ट्र। सो फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज कंसर्न। आई हैव कंप्लीटेड द क्लास।